अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मुल्क में बड़ी तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं। कल वजीर आजम पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कौम से खिताब किया और जिस अंदाज से कौम को बताया कि आखिर माजरा क्या है और क्यों इस वक्त इतनी बड़ी हलचल होती हुई नजर आ रही है, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान ने मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर बात की। सबसे पहले उन्होंने गुफ्तगू की कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान के माजी में क्या कुछ होता रहा और माजी की हुकूमतें मुल्क के साथ क्या कुछ करती रही। उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने पैका लॉ के हवाले से भी बात की और बताया कि सहाफ़ियों के हवाले से जो कुछ इसमें तशवीश पाई जाती है वो दरअसल उसके जो खतकाल हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। और तनकीद के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में ये बात दोहराई कि वो तनकीद से बिल्कुल भी नहीं घबराते, लेकिन यह बात जरूर है कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से सहाफत के नाम पर गलत खबरें दी जाती हैं उसको रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर पर सोशल मीडिया को रेगुलराइज करना, जहां पे हम ये देखते हैं कि कहीं किसी की इज्जत महफूज नहीं। तो ये अगेन एक बड़ा डिलेमा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया की आजादी के नाम पे जो कुछ होता है वो बहुत बुरे तरीके से रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान ने रशिया यूक्रेन के मामलात के ऊपर भी रोशनी डाली और बताया कि हुकूमत इस वक्त काफी सारे चैलेंज का सामना कर रही है और जहां दुनिया में चैलेंजेस का अंबार लगा हुआ है, तो वहां पे आलमी तौर पे जब कोविड ने जिस तरीके से 100 साल में इस तरह की कोई एक वबा आती है, इसके बाद अब रशिया यूक्रेन का जो मामला है, अगेन ये दोनों सारे पहलू हर वक्त हुकूमत को टफ टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पर भी इसके असरात बहुत बड़े हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा नजर आती है। पाकिस्तान की महंगाई की सूरत हाल इसलिए भी और तशवीशनाक बन जाती है कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की आम तौर पर कुव्वत खरीद की बात करें तो कुव्वत खरीद इतनी ज्यादा मजबूत नहीं, और उसमें जब महंगाई का थोड़ा सा असर होता है तो अवाम के लिए वो बहुत बड़ा साइज बन जाता है। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी भी सुनाई और बताया कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए फी लीटर की कमी की जा रही है। दूसरी जानिब बिजली के निर्खों में भी 5 रुपए फी यूनिट की कमी की जा रही है, जो कि अगर इन टर्म्स ऑफ साइज देखा जाए तो एक बड़ा इकदाम नजर आता है। जहां पे इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी से अगर हम बात करें तो नजर तो ये आ रहा था हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करेगी, लेकिन ये इजाफा हुआ नहीं, इसमें कमी वाक़ होगी। आप अगर इस सूरत हाल को अगर जायजा लें कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जहां पर बढ़नी थी वहां पर अगर कम हो रही हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी तादाद में जो जखीरा अंदोजी का मामला है उसको भी हुकूमत ने नलीफाई किया। और हुकूमत के इस इकदाम से यह बात भी जाहिर हुई कि हुकूमत ने अपनी रेट कायम की और बताया कि जखीरा अंदोजी किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माशी लिहाज से इस इकदाम का क्या असर होगा, सियासी लिहाज से क्या असर होगा, और क्या पाकिस्तान की मईशत इस तरह के इकदाम की मुतामिल हो सकती है या नहीं, इसी हवाले से आज जरा प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और हमें इसलिए ज्वाइन करें जनाब उमर जहीर मीर साहब, माहिर मईशत। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मौकफ क्या है और ये इस बारे में क्या राय रखते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर सर। उमर साहब, पहले तो आपने कल देखा खान साहब की जो कौम से खिताब था वो बड़ा जबरदस्त था। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को देख के शायद ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में ये सारी बातें कह रहे हैं। एज ए एनालिस्ट में अगर जरा जानना चाहूं, आपको लग रहा है कि जो कुछ कल खान साहब ने कौम से खिताब के दौरान कहा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की आएगी, डीजल की कीमतों में कमी आएगी, बिजली के निर्खों में कमी आएगी, ये मुआशी लिहाज से एक सही इकदाम है या महज पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से खान साहब ने सारा कुछ किया? अच्छा जी, बहुत अच्छा और टाइमली टॉपिक है और सवाल भी आपका अच्छा है। बात यह है कि ऑपोजिशन का काम तो मुनीर साहब यही है ना कि आटा गूंद से हिलती क्यों हो, कि जब चीजें ऊपर जा रही होती है तो महंगाई क्यों है, जब नीचे हो रही है तो ये भी गलत हो गया। आपकी मेरी पिछले कई प्रोग्रामों में ये बात होती रही है कि जितने हम दूसरे एरियाज में सब्सिडी दे रहे हैं और जितने ये डेवलपमेंटल फंड्स हैं वहां से कमी करके आवाम को पेट्रोल डे टू डे चीजों में रिलीफ देना चाहिए। तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि हमारा वो प्रपोजल जिस भी वजह से ऑपोजिशन क्रेडिट ले ले, लेकिन आम आवाम के लिए उसका रिलीफ आए। मैं इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आपके नाज़रीन के लिए देता हूँ। अभी जो कुछ देर पहले IMF प्रोग्राम के तहत एडिशनल टैक्सेस या रेदर हम ये कह लें जो सब्सिडी विड्रॉ हुई थी, उनका लगभग तमीना 325 अरब के करीब था। और ये जो पैकेज खान साहब ने अनाउंस किया है कि अगले 4 महीने तक बजट तक ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ना बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, बाकी सारी जो चीजें
इसका तहमीना तकरीबन 260 अरब लगा है। ठीक है, तो फाइनेंशियली भी अगर हुकूमत ने ये सोच के किया है, 100 अरब का क्वेश्चन वहां भी मौजूद है। तो मतलब ऐसी चीज नहीं है कि बिल्कुल ही बगैर सोचे समझे कोई चीज की है। फिर डेफिनेटली जैसे हालात बदलते हैं उसके मुताबिक हुकूमतें इकदाम लेती हैं। और मेरे नज़दीक तो आवाम के लिए इसलिए भी बहुत बड़ा रिलीफ है कि रशिया यूक्रेन तनाज़े के तनाजुर में आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो कीमतें आपको पता है 100 से 105 डॉलर फी बैरल के दरमियान चल रही हैं। दुनिया का हर मुल्क कीमत बढ़ा रहा है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कम कर रहा है। सही। तो उमर साहब, असल सवाल तो यह है कि एक दिन पहले तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐन मुमकिन है कि पेट्रोल की कीमतों में तो इजाफा किया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि सड़कों के ऊपर अगर आप पेट्रोल पंप्स की सूरत हाल देखें तो पेट्रोल पंप मालकान ने तो एक एक दिन पहले से जो पेट्रोल का ऑर्डर था वो उसको मौखर कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि नई सप्लाई जब आएगी तो यकीनी तौर पर महंगी होगी, या जो मौजूदा सप्लाई है उसको महंगे दामों उनको फरोख्त करना था। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन सडनली जब इस तरह के मामला हुए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पेट्रोलियम प्राइसेस में इतना बड़ा कट डाउन आएगा। 10 रुपए एक साइजेबल कट डाउन है। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और आपने बिल्कुल सही कहा है। जितने भी जखीरा अंदोज हजरात थे उनकी तो एक सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि वो तो रोक के बैठे हुए थे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी है, हम भी पिछला स्टॉक भी महंगा बेचें। उल्टा अब उन्हें 10 रुपए कम बेचना पड़ेगा। और बिल्कुल कोई बंदा इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई इकोनॉमिस्ट इसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था। बहुत मेजर इकदाम है रिलीफ देने के लिए, और डेफिनेटली इसका आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर भी असर पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की अगर बात करें उमर साहब, अगेन एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी में 5 रुपए फी यूनिट की कमी, ये हुकूमत डाइजेस्ट कैसे करेगी? अगर ये हुकूमत यहां से पैसे नहीं लेगी तो हुकूमत के पास ये कोई और जगह है जहां से ये जो डेफिसिट आएगा उसको कवर कर सकती है हुकूमत? मेरी जो अभी हुकूमती मिनिस्टर या अहदेदारान से बात हुई है, जाहिर है फॉर्मल डिटेल तो अभी आनी है, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं इसमें यही बताया गया है कि कुछ दूसरी जगहों पे जो सब्सिडीज हैं उनको विड्रॉ करके इसको फंड किया जाए। बट जो दूसरी जगहों पे सब्सिडी है, अब क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे सब्सिडी को विड्रॉ किया जा रहा है? और अगर इस सब्सिडी की बात करते हैं तो यकीन तौर पे एक एंड कंज्यूमर के लिए तो बड़ा जबरदस्त इकदाम है, क्योंकि इससे आपकी पूरी मईशत उठ जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा एरिया तो नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा माशी लिहाज से? देखिए, मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पे वो तो हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, फॉर्मल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री तफसील दे। बट आपके सवाल की मैं वजाहत जरूर कर दे। देखिए, हमारी मईशत में 2 एरिया बड़े अहम है जो हर एरिया को इम्पेक्ट करता है। एक फ्यूल, पेट्रोल डीजल, ठीक है जी। दूसरा बिजली, जिसपे हमारी इंडस्ट्री ही नहीं, इवन हमारे एग्रीकल्चर पंप सारा कुछ उसी के ऊपर चलना होता है। तो अगर इन दोनों की कीमतें कम करके हम रिलीफ दे रहे हैं तो कोई और ऐसा सेक्टर नहीं है जिसकी सब्सिडी कम होने पे नुकसान हो, नेट फायदा ही होगा। और ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको याद होगा, आपके प्रोग्रामों में हमने कितने दफा एडवोकेट की है कि ये होना चाहिए। एक चीज की थोड़ी कमी है, उम्मीद है हुकूमत उसको भी करेगी, कि चाहे जो हमारे डेवलपमेंटल फंड है ना जी, एमपीए एमएनए के, जी, आपने पिछले प्रोग्राम में भी बात दोहराई थी। जी जी, उनको चले सारा नहीं खत्म करें, जिस तरह खान साहब कहते थे, आधा कर दें। और वो जो आधा जो है उस पर स्टेपल फूड आइटम्स के ऊपर जनरल सब्सिडी दे दें। ये जो हमारे स्टोर्स की चेन्स हैं इनके थ्रू ना करें, एहसास प्रोग्राम के थ्रू जनरल वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा इन्फ्लेशन का। एक जनरल सब्सिडी दे दें तो फिर ये बड़ी एक अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि जितने सख्त मुआशी हालात है और ये चीजें और ज्यादा अब खराब हो, जो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन बन रही है और जिसका एक आलमी कशमकश का माहौल बन रहा है, हम आलमी मईशत से जुड़े हुए हैं, कट के नहीं रह सकते। तो हम जितना ज्यादा अपने आवाम को रिलीफ दें, आगे कोविड की वजह से हमारी भी मईशत मुतासर हुई है, अल्लाह का शुक्र उतनी नहीं हुई लेकिन हुई है, तो उतना ज्यादा लोगों को एक लिविंग स्पेस मिलेगा। मैं तो समझता हूँ अच्छा एक काम, ये अच्छा इकदाम है और यकीनी तौर पे आवाम को जरूर रिलीफ मिलेगा। लेकिन उमर साहब, इसके कुछ और पहलू ये भी आ रहे हैं कि अब हुकूमत के पास जो 1.5 साल का अरसा है, इज इट समथिंग जो कि पॉलिटिकली एक मूव किया गया, पॉलिटिकल माइलेज के लिए मूव किया गया? डू यू थिंक सो? देखिए, वो तो हमें सामने नजर नहीं आ रहा। ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मूव कर रही है, मार्चेज हो रहे हैं, खान साहब स्पेशली लाहौर तशरीफ ला रहे हैं,
काफ लीग से मिलने के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब से। तो मुल्क में एक पॉलिटिकल हलचल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिससे शायद इसको और शायद टाइमली ट्रिगर अगर कर दिया। शायद अगर ये पॉलिटिकल हलचल ना होती तो इस तरह का पैकेज देने के लिए चंद महीने का टाइम और लेती है। यही मेरा पॉइंट था कि शायद इस तरह की एक्टिविटी ने खान साहब को एक कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दिया कि उस तमाम तर चीजों को स्पीड अप कर सकते। लेकिन उमर साहब, अगर स्टेट बैंक की बात की जाए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो महंगाई की शरह जो नजर आ रही है ऑन पेपर, जो सूरत हाल थी, एक्सपेक्ट ये था कि शायद 1% तक इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली आ सकती थी। नाउ लुकिंग एट दिस सिनेरियो, स्टेट बैंक की जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, व्हाट डू यू सी कि कितने % का इसमें कोई चेंज आता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, स्टेट बैंक क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, अगर स्टेट बैंक फिस्कल और जो हमारे फंडामेंटल्स है उनके ऊपर फैसला करे जिसकी तवक्को है, तो वो रेट राइज की तरफ ही जाएगा। क्योंकि मुल्क में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, और सिर्फ मुल्क में नहीं, ओवरऑल। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या हुआ है कि जितने ये एक ब्लॉकेड लगाई जा रही है रशिया पे, और रशिया उसके नतीजे में वेस्ट पे लगा रहे हैं, इसमें जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं जो आपके पिछले प्रोग्राम में बड़े तफसील से डिस्कस हुए थे, वो और ज्यादा बढ़े। उसके नतीजे में क्या होगा? अशिया की तिजारत और मुश्किल होगी, कीमतें और बढ़ेंगी, बिल्कुल महंगाई का प्रेशर और आएगा, और ये तो पूरी दुनिया में आएगा, तो पाकिस्तान में भी आएगा। तो एक बड़ा जो बेसिक फंडामेंटल होता है, खाली ये चीज नहीं और भी होती है, लेकिन समझाने के लिए वो ये होती है कि जब महंगाई की शरह बढ़ने लगे ना, तो स्टेट बैंक के पास एक आला जो उसे कंट्रोल करने के लिए है किसी भी कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट बेस्ड मईशत में, वो होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ताकि फंड्स का फ्लो कंस्ट्रेन हो और इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। तो फंडामेंटल्स के मुताबिक जो सिचुएशन है, अनलेस कोई बहुत मेजर जियोपॉलिटिक्स या कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए, या फिर कोई ये पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से समहाउ हुकूमत कोई इंटरवेंशन करे मार्केट में, अगर ऐसी चीज नहीं होती तो प्योरली फंडामेंटल्स के ऊपर तो उन्हें रेट राइज करना पड़ेगा। सही। और ये कितना एक्सपेक्टेड है राइज? इफ आई से एक रफ अंदाजा को दे सकते हैं कि कितना % राइज हो सकता है इसमें? ये अंदाजा जी अगर आप कोई 5-7 दिन पहले पूछ लेते तो बिल्कुल दिया जा सकता था। अब तो जो डेली सूरत हाल चेंज हो रही है, मैं अगर 7 दिन पहले का अगर मौकफ लेता तो 7 दिन पहले का मौकफ क्या होता आपका? अगर 7 दिन पहले आपकी मेरी बात होती तो मैं आपसे कहता कि 75 बेसिस पॉइंट के लगभग, यानी 0.75 के लगभग जो है इजाफा होगा। और अब ये डिपेंड करेगा जो भी सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे आपके नॉलेज में है, परसों रशिया ने जो उसकी एटॉमिक फोर्सेस थी जी, उनको अलर्ट पे खड़ा किया है। बिल्कुल सही। उसके नतीजे में जो आर्म्स शिपमेंट है जो न्यूट्रल कंट्रीज थी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, उन्होंने भी भिजवानी शुरू कर दी है। तो चीजें जिस तरह एस्केलेट हो रही हैं डे बाय डे, अब आप कोई भी चीज। बट उमर साहब, मैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दोनों जो ममालिक के उनके दरमियान अब डायलॉग का अमल शुरू हो रहा है, और एक्सपेक्टेशंस अगर हम पॉजिटिव रखें कि शायद ये मजीद सूरत हाल नहीं बिगड़े, तो फिर कहां पे हम इसको देखते हैं? देखिए, शाह साहब तो जाहिर है शाह साहब मंजे सियासतदान है, और उन्होंने जो बयान देना है वो निफातुल्लाह ही देना भी चाहिए। लेकिन आपके प्रोग्राम पे तो हम खुल के गुफ्तगू करते हैं ना। चलें 1 मिनट तनाज़े की बेसिक आप चीज समझ लें, आपके नाज़रीन को खुद ही समझ आ जाएगा इस सवाल का जो है इशू क्या है। इशू ये है कि अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग थी रशिया से यूएसएसआर टूटने के बाद, वो ये थी कि हम आपके बॉर्डर की तरफ नहीं आएंगे, आप हमारी तरफ नहीं आएंगे, दुनिया में अमन सकते। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद नेटो अमेरिका की सरबराही में रशिया के बॉर्डर की तरफ बढ़ा, और उसने 14 मुल्कों को नेटो में शामिल किया। सही। जिनमें से कम 4 ममालिक वो हैं जो साबिक यूएसएसआर का हिस्सा थे। सही। रशिया ने ये बात कई दफा अमेरिका से उठाई कि ये आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, लेकिन जाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। रशिया खामोशी से अपनी तैयारी करता रहा, अपने रिजर्व बनाता रहा, और वक्त का वेट करता रहा। अब फाइनली जब ये यूक्रेन में आए हैं, यूक्रेन का मतलब क्या है? 2 इशू है। एक, क्रीमिया में जो रशिया ने 2014 में एनेक्स किया, वो भी इसलिए किया कि ये इधर वार्म वाटर पोर्ट जो है ना, वो क्रीमिया की ही लीज पे रशिया के पास थी। सही। रशिया की ऊपर बाकी सारी जो पोर्ट है ना जी, वो साल के 6 महीने दरिया फ्रीज रहता है, कोल्ड वाटर पोर्ट, उनको वो एक्सेस नहीं कर सकता। सही। एक, उसकी ब्लॉकेड हो रही। दूसरा, यूक्रेन का मतलब है
कि उसके बॉर्डर पे आके नेटो एटमी मिसाइल और बाकी कुछ लगाएं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर कल को टेक्सास और रशिया का एग्रीमेंट हो जाए, सॉरी जी टेक्सास कह दिया, मेक्सिको रशिया का एग्रीमेंट हो जाए और टेक्सास के बॉर्डर के ऊपर जाके रशिया न्यूक्स लगा दे, तो अमेरिका क्या करे? ठीक है, अब मुज़ाकरात तो बड़े सीधे से है ना। जुमे के दिन यूक्रेन के सदर ने लिटरली रिक्वेस्ट की थी रशिया की कि जी मुज़ाकरात करें, मैं न्यूट्रल कंट्री बनने को तैयार हूँ, हम नहीं फड्डे में पड़ेंगे। बिल्कुल सही। प्यूटन ने उसको एग्री किया, अपना डेलीगेशन तरतीब दिया। अगले दिन सैटरडे को यूक्रेन के सदर ने कहा हमें ये कोई शराइत मंजूर नहीं, अब हमारी शराइत में मुज़ाकरात। तो क्या ओवरनाइट चेंज हुआ? खुद सोचें। ये जमा दो चार करें। और देखिए अमेरिका को बहुत सूट करता है, अफगानिस्तान की वॉर से निकलने के बाद इकोनॉमिकली उनकी सिचुएशन बहुत खराब है। उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एक मेजर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ताकि, और इससे आइडियल चीज कोई नहीं कि यूरोप खौफ में मुब्तला हो ताकि अमेरिका उनको ज्यादा से ज्यादा बेच सके, उसकी मैशत दोबारा। दैट मीन्स अगर दुनिया में कहीं अमन ऊपर नीचे हो जाता तो अमेरिका की मैशत है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी ना। आप देख लें दुनिया का जो असला सप्लाई होता है उसमें सबसे मेजर स्टेक किसका है? बिल्कुल ठीक अमेरिका है। का देख ले, वो बेचता क्या है? टेक्नोलॉजी के नाम पे 70% तो असला ही बेच रहे हैं। दैट इज फाइन। इनफैक्ट हॉलीवुड की जो मूवीज है उसमें भी अगर हम देखें तो यही सूरत हाल नजर आती है। लेकिन उमर साहब आखिरी सवाल ये होगा कि आप खुद जानते हैं कि ग्लोबल डायनामिक्स इतने रैपिड चेंज हो रहे हैं कि यू कैन नॉट इवन एंटिसिपेट कि आगे अगले हमें क्या होने जा रहा है। मुझे अब ये बता दें कि जो ऐसे माहौल में खान साहब ने कल एक कमिटमेंट सी कर दी है कौम के साथ कि हम कोशिश करेंगे कि इसको यहां से बढ़ाए नहीं, मजीद इजाफा ना करें प्राइसेस में। आपको लगता है ये जो मॉडल है सस्टेनेबल होगा? उमर साहब आवाज आ रही है आपको? इकोनॉमिकली जो है ना, मैंने आपसे इसकी एक इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक पहलू है। इकोनॉमिकली तो मैंने आपसे शेयर किया है कि अब ये जो हरकत हमने, ये जो इक़दाम हमने किया है, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा कि आईएमएफ अगली ट्रांच रिलीज करे। ठीक है, आईएमएफ को हमने नाराज कर दिया है। हाँ, ये तो हुकूमत ने सोच के स्टेप लिया है ना, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ है, देखा गया है सारा कुछ। अच्छा, फाइनेंशियली हमारे पास 100 बिलियन का कवर मौजूद है जो हमने मिनी बजट में रेस किया है, तकरीबन 450। इस सारे पैकेज की कीमत 260 अरब। सही। तो हमारी 100 अरब का क्वेश्चन तो मौजूद है। मेन तो हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट था आईएमएफ का करने का। बिल्कुल ठीक है। ये एक सूरत में ज्यादा होगा अगर हम किसी वजह से दोबारा आईएमएफ की तरफ जाने की डिसाइड करें। मैं आपके प्रोग्राम पे एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। दे दें सर। अभी जो चाइना का दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर ने, आपने एक चीज नोटिस की है कि उस दौरे में गालिबन पहला ऐसा मेजर जो दौरा था जिसमें सारी की सारी हमारी सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज, हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का कोई आपको वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं। जी, दैट इज अगेन वेरी बिग थिंग। ठीक है, और जितना शदीद प्रेशर था वेस्ट की तरफ से ये रशिया के दौरे के दौरान, चाइना वो उसको खातिर में ना लाते हुए खान साहब का ये स्टेप जो है ना, जियो पॉलिटिक्स की एक डायरेक्शन दे रहा है। हमारे डिफेंस के इदारों में अभी डिबेट चल रही। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट। एक रीअलाइनमेंट में चाहता है कि अब पाकिस्तान इस कैंप में आ जाए, अपना वेट डाल। दूसरे की अभी भी कॉन्सिडरेशन है और वो आप देखते हैं कि अक्सर हमारे मीडिया के दोस्त भी उसको प्रोपेगेट करते हैं कि जी हमारी सारी एक्सपोर्ट तो यूरोप के साथ है, सही, अमेरिका के साथ है, तो हम वहां पे कैसे जाएं। लेकिन वो ये बात नहीं कहते कि हमारे जीडीपी का हमारी एक्सपोर्ट 6% भी नहीं बनती, और वो जिस एक्सपोर्ट की बात होती है वो शायद उसका आधा भी नहीं बनती। एग्जैक्टली। और अगर हम इधर आके अलाइन होते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट खुलेंगी। प्लस जो एक जियो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के हमारे तो इंटरेस्ट ही अब कन्वर्ज नहीं करते हैं ना। अमेरिका का तो इंटरेस्ट है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हों और इंडिया को इलाके की थानेदारी दी जाए, तो वो फिर कैसे पॉसिबल है? तो अगर हमने ये जियो पॉलिटिकल डिसीजन कर लिया फिर तो इसको सस्टेन करना मुश्किल है। और अगर वो डिवाइडेड ओपिनियन की वजह से हम दोबारा आईएमएफ की तरफ जाते हैं तो फिर जाहिर है हमें रिवर्सल लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं देखता प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला लिया है और जो नेक्स्ट बजट तक आपको लगता है कि सस्टेन कर रहा है मॉडल? सस्टेन करेंगे उमर साहब, नेक्स्ट बजट तक डू यू थिंक ये चीजें सस्टेन करती हुई नजर आएंगी? ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है नेक्स्ट बजट में। जी बिल्कुल, 4 महीने की जो कैलकुलेशन की है
वजीर खजाना के मुताबिक ये 260 अरब रुपए का डिफरेंस बनता है और हुकूमत ने उसके लिए अकाउंट फॉर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनेंशियली तो उन्होंने खुद को कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर ज़हीर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीन तौर पे जिस अंदाज से खूबसूरत तरीके से उमर ज़हीर मीर साहब बता रहे थे कि आखिर हुकूमत के पास कहां कहां गुंजाइश मौजूद थी और इस गुंजाइश का हुकूमत ने कितना खूबसूरत अंदाज से कहा जाए तो फायदा उठाया। लेकिन ये फायदा उठाने का जो सबसे बड़ा मकसद है कि टाइमिंग, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पाकिस्तान की मईशत को देखें तो माशी लिहाज से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे इस इकदाम का बहुत बड़ा असर हो रहा है। यहां एक बात तो यकीन है कि जब मुल्क में जमहूरी कुव्वतें एक्टिव होती हैं और जब एक प्रोसेस के थ्रू जब बात की जाती है, प्रोसेस के थ्रू जब हुकूमत को झंझोड़ा जाता है तो हुकूमत रिएक्ट भी करती है और हुकूमत के इस रिएक्शन से आवाम को भरपूर फायदा भी होता है। लेकिन दूसरी जानिब यह बात भी बहुत अहम है कि जब हुकूमत इकदाम उठाती है तो उस इकदाम के असरात क्या होंगे। ये बात यकीनी है कि जिस अंदाज से उमर साहब बता रहे हैं कि IMF के साथ तो हमारे अब मामला कहीं ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने ये जो इकदाम किया इससे आम सार्फिन की जिंदगियां यकीनी तौर पर बदल जाएंगी। क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता साल 2 साल की बात करें तो हुकूमत ने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जहां प्राइसेस में इंक्रीज किया था, अब हुकूमत ने एक बड़ा रिडक्शन किया। इस रिडक्शन के पाकिस्तान के मुआशी तौर पर असरात तो जरूर होंगे, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत ने क्या इसके लिए कोई बैकअप प्लान रखा था। बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि हुकूमत के पास इस वक्त एक बैकअप प्लान जरूर मौजूद है, लेकिन अगेन जो ग्लोबली चीजें तब्दील हो रही हैं, जो कुछ आलमी सतह पे तब्दीलियां आ रही हैं, उसको देखते हुए ये प्लान कितना कारआमद साबित होता है और कितना देर पाओगा ये इकदाम, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर कुछ और मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, लाइव करेंगे, हमें धरने से और तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे कि धरने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इनफैक्ट लॉन्ग मार्च उसमें क्या कुछ हो रहा है और दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से जो कल कौम से खिताब किया गया वो उसको कैसे देखते हैं। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे कि किस अंदाज से वजीर आजम पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और हुकूमत की जानिब से बिल आखिर कोई रिलीफ होता हुआ नजर आया। आमतौर पर हम यही देख रहे थे कि मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आवाम परेशान थी और इस परेशानी के आलम में ये उम्मीद भी की जा रही थी कि इसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने कल जो इकदाम उठाए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए की कमी और साथ में बिजली के निर्खों में एक बड़ी कमी यानी कि 5 रुपए फी यूनिट की कमी की गई। लेकिन इस सब के अलावा पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत अभी भी उरूज पर नजर आता है। हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और गामजन है और अपनी पूरी आबोताब के साथ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब अशफाक मेमन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है। जरा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस वक्त जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है वो क्या है और इस खिताब के हवाले से जो वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कल किया गया उसके हवाले से वो क्या ख्यालात रखते हैं। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अशफाक साहब हम ठीक है। पहले तो आप ये बताएं कि लॉन्ग मार्च की सिचुएशन क्या है। कराची से तो आपने एक बड़ा काफिला निकाला और सिंध में हम देख रहे थे अगेन नंबर कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन एक साइजेबल नंबर जरूर नजर आ रहा है। मुनीर भाई, जैसे कि आपको पता है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकले और कायदे आजम की मजार से हमने जो अपना लॉन्ग मार्च का स्टार्ट किया और फिर उसके बाद हमारा ये लॉन्ग मार्च मलिर से होते हुए ठट्टा, फिर ठट्टा से आपका सजावल, बदीन, फिर बदीन में एक हमने रात का जो हमारा वहां पे अपना स्टे था, फिर सुबह माटली, फिर सेकंड डे जो हमारा टंडो मोहम्मद खान कल का, फिर हमारा हैदराबाद से फिर होते हुए रस्ते में इस्तकबालिया लेते हुए फिर हम काजी अहमद पहुंचे, फिर मोरो पे हमारा कल का जो है वो खत्म हो गया सेकंड डे का। आज तीसरा दिन है, सुबह मोरो से स्टार्ट हुआ, मोरो से हम निकले हैं और उसके बाद हम जो है आपका कंडियारो पहुंचे, फिर उसके कोटरी कबीर पहुंचे जहां में इस्तकबाल मिलते रहे। आज चेयरमैन साहब के 3 अपना जगहों पे स्पीच है, एक मोरो में थी जो उन्होंने कर ली है, अब उनकी अगली स्पीच जो है वो भी रैली हमारी चल रही है और इंशाल्लाह अभी हम पहुंचेंगे रानीपुर, फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे आपका खैरपुर जहां पे उनका खिताब होगा। उसके बाद फिर लास्ट हमारा सखर है, फिर सखर के बाद जो है इंशाल्लाह कल का फिर हमारा वो होगा शेड्यूल। अच्छा अशफाक साहब, पहले तो ये बताएं कि जो आप लोग यहां से कराची से निकले इस्लामाबाद की तरफ, पहले तो ये बताएं कि प्लान क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो इस्लामाबाद में क्या ये जलसा होगा, क्या ये धरना होगा, ये इसकी सूरत हाल क्या निकलती हुई सामने आएगी? देखिए मुनीर भाई, जहां तक पीपल्स पार्टी ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया उसका मकसद ही ये है कि इस हुकूमत को घर भेजना है हमने। ये नाहिल हुकूमत, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हुकूमत जिसने आवाम का जीना हराम कर दिया,
अब जैसे कि कल वो मैं जब रात को देखा तो मालूम पड़ा जी इमरान खान साहब ने जो है वो पेट्रोल पे 10 कौम से खिताब करके 10 रुपए पेट्रोल कम किए। एक तो कौम का वक्त जाया किया, कौम का टाइम जाया करते हैं ये शख्स। फिर उसके बाद 10 रुपए कम करके कौम को क्या साबित करना चाह रहे हैं? 3.5 साल में इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है? आज हम लोग मार्च में निकले हैं और अभी तो हम आपका मोहरो पहुंचे, मतलब अभी हम समझे कि मोहरो पहुंचे थे और ये कल इन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं खिताब किया। तो ये अभी घबराना शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पहुंचेगी तो इनको घर भेजेगी। हमारा मौक़िफ़ सीधा और साफ है कि हम इस हुकूमत को नहीं रहने मतलब देंगे। आपका आश्वासन मैं समझू तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि आपने हुकूमत को घर भेजना है, यही मुद्दा है। बिल्कुल सिंपल, उसकी वजह ये ना मुनीर भाई, भेजने की वजह है ना, आप 3.5 साल में हाल तो देखे, एक पाकिस्तानी कितना कर्जदार हो गया। आज ही साल में आगे कर आपको कौम से खिताब करके 10 रुपए पेट्रोल पे कम करने पड़ गए। आप 4 में बिजली के बिल कम कर रहे हो। आपने एकदम में इतने पैसे बढ़ा के आपने एक आम आदमी का जीना आराम कर दिया। आपको पता है अपना मुनीर भाई, यहां तक के लोगों का जो वालियाना इस्तकबाल है, मैं लिटरली जब मैं पहुंचा अपना टंडो आदम खान तो वहां पे लोग जब जिस तरह हमारे इस्तकबाल कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने हम पे फूल की पत्तियां और जिस तरह वालियाना इस्तकबाल में, और हर शहर में, और मतलब जो जिस शहर पहुंच रहे हैं उस शहर की रैली फिर ज्वाइन भी हो रही है। मतलब ये नहीं कि वहां रुक रहे हैं, फिर वहां से रैलियां ज्वाइन हो रही है। ये काफिला जो है निकला और ये काफिला बढ़ता जा रहा है, कारवां लेकिन बढ़ता जा रहा है। अशफाक भाई ये काफिला, मैं ये भी तस्लीम कर लेता हूं, बहुत बड़ा काफिला हो जाएगा और चले आप इस्लामाबाद पहुंच भी जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के लॉन्ग मार्च से, रैली से, अगर आप इस्लामाबाद पहुंच के धरने की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं तो आप हुकूमत को बरतरफ कर पाएंगे? क्योंकि माजी में तो पाकिस्तान की तारीख रही है, इस तरह के बड़े सारे लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, लेकिन कभी भी इससे हुकूमतें घर नहीं जाया करती। नहीं बिल्कुल भाई, इससे क्यों, आप एक बात बताएं, ये पीपल्स पार्टी ने एमआरडी तहरीक भी की, पीपल्स पार्टी ने एमआरडी की तहरीक भी चलाई हुई है। पीपल्स पार्टी के लिए ये चीजें जो है ना कोई बड़ी मायने नहीं रखती। पीपल्स पार्टी का वर्कर ना किसी चीज से डरता, लेकिन वो अपने लीडरशिप के साथ अव्वल दस्ते किरदार अदा करता है और वो अपने जो है अपना तमाम जो है वर्करों की जो है आपका क्या कहते हैं वर्कर के साथ खड़ा रहता है और ये तमाम सब चीजों को लुक आफ्टर करता है। अशफाक भाई, और पीपल्स पार्टी जब पिछली बार वफाक में थी, 2 बार पीपल्स पार्टी को भी लॉन्ग मार्चेस का सामना करने पड़ा, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गई। माजी में मुस्लिम नून की हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ ने 100 दिन से ज्यादा का धरना दिया और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी लीग दोनों शामिल थी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत नहीं हटी। आपको लग रहा है महज लॉन्ग मार्च से हुकूमत को आप हटा देंगे, या आपका मकसद हुकूमत हटाना नहीं, इमरान खान साहब को हटाना? देखिए मेरी बात देखिए, ये पिछले जो लॉन्ग मार्च हुए भी तो हर एक का एक मौकिफ था और उन्होंने अपने किसी वजह से इन्होंने अपना लॉन्ग मार्च हुआ था। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में जो लॉन्ग मार्च हुए उसमें भी जो चीजें हैं, फिर आपका क्या कहते हैं जो नून लीग की गवर्नमेंट में भी जो लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन ये लॉन्ग मार्च तो इस चीज का नहीं है ना। ये तो एक गवर्नमेंट आती है जिसको यही नहीं पता उसने करना क्या था। वो बाहर से खरीद के कुछ मशीन लेकर आई, ओवरसीज पकड़ के लेकर आई, जिनको पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या होता है। आप उसको, इनका वो क्या नाम था, एक अकबर जो थे जो इनके नैब का करते थे, वो शहजाद अकबर हो गए। फिर इसके अलावा इनके जुल्फी बुखारी साहब हो गए। फिर इनके एक हेल्थ मिनिस्टर लेकर आए थे ये ढूंढ ढांड के। आप देखे ना, सबों ने करप्शन करके सब चले गए, टाटा बाय बाय। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान के अवाम का। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान के अवाम के लोगों का। इनका क्या जा रहा है? ये तो सारे ओवरसीज चले जाएंगे। ये खान साहब ने भी चले जाना है। जो शख्स खुद जो शख्स किसी के साथ रह नहीं सकता, वो मुल्क के अवाम के साथ कैसे रहेगा? अच्छा अशफाक भाई, ये ठीक है कि आपका एजेंडा क्लियर हो गया, आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये है कि हुकूमत घर जाए और सिर्फ खान साहब की बरतरफी के हवाले तक महदूद नहीं रहेगी, पूरी की पूरी हुकूमत घर जाए। यानी कि हम जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम अर्ली जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जी सर, हम अर्ली जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आप यही बात कह रहे हैं? भाई अर्ली जनरल 5 साल ये हुकूमत के लिए अदमतमाद की तहरीक तो आ रही है ना असेंबली में सर, इसीलिए आ रही है ना कि इसकी वजह यही है। आप देखें ना लेकिन अदम एतमाद तो वजीर आजम के खिलाफ होगा ना। आप कह रहे हैं वजीर आजम नहीं, हमें तो या तो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं या तो फिर आप लोग मिलकर ऑपोजिशन जमाते अपना वजीर आजम मुंतखब करें। ऑपोजिशन जमाते अपने मौके पेश कर रहे हैं ना, वो जब इकट्ठे भी हो रहे हैं, चीजें भी हो रही हैं और तमाम तर जो है उसको देख रही है। अब वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमने तो देखा हमारा तो पे की एजेंडा वो ये है इस महंगाई के खिलाफ और इस नाइल हुकूमत के खिलाफ। इस हुकूमत और इस महंगाई को बचाने के लिए, अवाम को बचाने के लिए हम निकले हैं सर। हमने तो अवाम को बचाना है, क्योंकि हमें पता है कि इस अवाम के लिए अगर कोई निकल सकता है, कोई कुछ करेगा, वो आपको पता, हमें पता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की बात करती है और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है और पीपल्स पार्टी उसी फलसफे में चल रही है जो भुट्टो साहब का था,
जो शहीद रानी मुहतरमा बेनजीर भुट्टो का था, वही फलसफा हमारे चेयरमैन बिलावल, हमारे महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लेके चल रहे हैं। अच्छा अशफाक भाई, ये बताएं कि अभी तक सवाल ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की हदूद में तो एक भरपूर पजीराई मिल रही है, लेकिन जब ये काफिला पंजाब में एंटर होगा तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपका सपोर्ट करेगी? क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपका खुल के सपोर्ट करती है तो फिर उनको ये डर भी होगा ना कि कल को ये जो हमारी सीट्स है पंजाब की, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना आ जाए। तो हो सकता है इस डर की वजह से मुस्लिम लीग नून उस अंदाज से खुल के साथ ना दे। देखिए मुनीर भाई, हर सियासी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, उनका अपना एक एजेंडा होता है और हर एक अपना एक मंशूर, अपना आइन है। हम अपने लॉन्ग मार्च में तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी कि भाई हमारे साथ जिनको आना है, और अगर जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पंजाब में जाएगी, इससे दुगना पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई हमारी जो इलेक्शन जो 2018 वाला है ना, उसमें हमारा मार्जिन बहुत कम है। अगर इसी तरह पिछले इलेक्शन भी आप उठा के देखते रहे ना, तो हमारे मार्जिन बहुत एक हद तक कवर हो चुका है। और हमारा अल्लाह का शुक्र है कि भुट्टो साहब के फलसफे पे, शहीद रानी के फलसफे, लोग भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो साहबा को, शहीद रानी को, बिलावल साहब को पसंद करते हैं। आप देखेगा इंशाल्लाह हम कल रहीम यार खान में इंटरव्यू लेंगे ना, आप देखेगा फिर हमारे कैसे इस्तेमाली में मिलेंगे वहां पंजाब में, फिर हम वहीं सब होते हुए इस्लामाबाद आएंगे। कुछ नहीं है। और जहां तक अभी हमने अभी कल देखे ना, अभी ये पीटीआई वाले भी तो निकले हुए ना सिंध में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं, तो पागल हो गए ना। ये तो पागलों का काम किया, पागलों के लिए तो फिर अस्पताल जाए, इलाज कराए अपना। पूरी गवर्नमेंट पागल हो चुकी है, कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ बयानबाजियां, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। भाई आप बताओ, आप तो 3.5 सालों का आपने क्या किया? आप अपनी चीज आप इस हाल पे आते हो, 3.5 साल के बाद कौम से खिताब करके बोलते जी मैं 10 रुपए पेट्रोल कम कर रहा हूँ, और भाई आपके कौम पे एहसान कर रहे हो, और भाई यही कौम कमा के आपको देती है, इसी कौम से टैक्स आप भरते हैं, ये कौम टैक्स देती है, तो आपको पैसे मिलते हैं, यही रेवेन्यू है आपका। तो कौन सा रेवेन्यू? उसके ऊपर आप अशफाक भाई, जो आपने आईएमएफ के पास आप आ गए। ये देखे ना, अभी रूस गए, आप देख ले, रूस गए ना, ये रूस गए, इनका कदम हुआ पहुंचा और वह जंग शुरू हो गई। ये समंदर में भी जाएंगे, वो समंदर भी जो ना सूख जाएगा। अच्छा अशफाक भाई, ये तो ठीक हो गए, ये सारी बातें तो ठीक अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद जब आप पहुंचते हैं तो मुझे ये बताएं ना कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक होगी या उससे पहले हो सकती है? देखिए वो तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपना हुकूमत ने अपना क्या कहते ऑपोजिशन ने उसके लिए दरखास्त दे दी है, और आगे उनका जो भी लाएमल बनेगा ऑपोजिशन पार्टियां मिलकर करेंगी। अब तो हम तो लॉन्ग मार्च में आप यकीन करेंगे हमारे साथ तो ये कि जहां जा रहे हैं इस्तकबालिया, मिलना जुलना, ये वो, बल्कि हम तो कहीं यहाँ तक कि हमारी रैलियां जो रुक रही हैं, हमें तो 4-4 घंटे लग रहे हैं आगे मूव होने में। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, हम तो खुद उसमें जरा लगे हुए हैं। तो उस रैली के साथ साथ अगर ऐसी कोई चीज होगी तो इंशाल्लाह टीवी पे भी आ जाएगी, और लोग बहुत तहरीक तो आनी है। वो टीवी पे तो आ जाएगी, लेकिन अंदर की खबर दे दें ताकि हमारे लिए भी कुछ फायदा हो जाए। कोई अंदर की खबर तो दें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब आ रहा है? ये तो मुझे अंदाजा नहीं आ जाएगा, वो आ जाएगा, जल्दी आएगा, आना जल्दी, जो होना जल्द से जल्द होना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जहां तक इस्लामाबाद की बात करें, आप लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तहरीक इंसाफ कराची पहुंच रही है, ये क्या माजरा है? ये कौन सा लॉन्ग मार्च हो रहा है? दोनों जानिब से लॉन्ग मार्च खेला जा रहा है, आखिर क्या किसी का मकसद पूरा होगा? सर देखिए, बात ये है मुनीर भाई, जब किसी के पेट में दर्द होता है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है, और जब किसी का दिमाग खराब होता है ना, तो वो अपना दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। इनको जाना है दिमाग के डॉक्टर के पास। सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? ये जब खुद लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उस वक्त सब अच्छे थे, जब ये खुद लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उस वक्त सब ठीक था। और आज अगर कोई दूसरी पार्टी का इनका मकसद ही यही है, एक तो ये कुछ कर नहीं पा रहे, फिर अगर दूसरा कुछ करे तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई अगर आप अच्छा कर रहे होते तो आज हमें ये नौबत आती कि हम लॉन्ग मार्च करते। अब आपने जो इस मुल्क का असर किया, जो कर्जे आपने लिए, जो महंगाई आपने कर दी, उसके बावजूद भी जिनको आप लेकर आए, उन्होंने जो तमाशे करके वो जो गए, और चले भी गए, और निकाला भी एक दिन में, वो हटाया है, सुबह वो चले गए, वो जहाज पकड़ा चले गए। अरे भाई कहाँ चले गए? कौन? भाई साहब तो दो, यहाँ पे नहीं आती इनको नजर। ठीक हो गया अशफाक साहब, नहीं आती। अशफाक साहब, मेरा प्रोग्राम का वक्त महदूद है और आपसे इंशाल्लाह फिर जरूर हफ्ते में रहेंगे, लेकिन आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें ये है कि दोनों अतराफ से लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला जरूर जारी है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा ये कहना अभी कबल इस वक्त है। जहां एक जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में लॉन्ग मार्च निकाल रही है जिसका नाम सिंध बचाओ लॉन्ग मार्च है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर नजर आता है, वो ये कि हुकूमत को हटाया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। लेकिन सवाल यहां पे ये उठाए जा रहे हैं कि अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही करना है तो फिर इस लॉन्ग मार्च की जरूरत क्या है? और अगर लॉन्ग मार्च हो रहा है तो क्या माजी में कभी इन लॉन्ग मार्चेस की सूरत में
कोई बड़ी तब्दीली आई? क्या कोई बड़ी हुकूमत तब्दील हुई? क्या कोई वजीर आजम, कोई सदर इस तरीके से घर गया? आज तक तो ना गया, लेकिन अब अगर चला गया तो फिर ये सवाल उठाए जाएंगे कि अगर इस तरह के लॉन्ग मार्चेस से अगर हुकूमतें हटाई जाती तो फिर तो आने वाले सालों में कभी भी कोई भी उठे और लॉन्ग मार्च कर ले और तहरीकें चलाए और फिर हुकूमतों को घर भेज दे। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से कबल जब तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया तब भी इस तरह के सवाल तो उठाए गए थे कि अगर तहरीक इंसाफ अब लॉन्ग मार्च की सूरत में, धरने की सूरत में हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाती है तो फिर आने वाले रोज में कौन सी पार्टी का मुस्तकबिल महफूज होगा? पाकिस्तान में इस तरह की तहरीकें चलाना इतनी मुश्किल तो नहीं, लेकिन अगर ये तहरीकें चला ली जाएं और इसके नतीजे इतने बड़े हों तो फिर तहरीकें तो फिर इस तरह की रोज होंगी और पाकिस्तान फिर एक बार अदम एतमाद का और जो इस्तेकाम का जो मामला है वो सामने आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो सूरत हाल है वो बेहतर हो, लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है कि वजीर आजम पाकिस्तान के कल के इकदाम से अवाम ने एक बड़ा रिलीफ जरूर महसूस किया। अवाम की राय हम आपके साथ जल्द रखेंगे और ये भी बताएंगे कि अवाम इस इकदाम के बाद क्या फील करती है। यकीनी तौर पर इसके ऊपर बात होगी। आज के लिए अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।